नमस्कार। गद्य शिक्षण श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध और उनका निबंध नए की जन्म कुंडली 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का यह निबंध नए की जन्म कुंडली 1 एनसीईआरटी की कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। निबंध से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच डॉक्टर के.पी. सिंह उपस्थित हैं। डॉक्टर के.पी. सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज में भाषा साहित्य शिक्षण के महत्वपूर्ण अध्येता हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सूरज बहादुर थापा। प्रोफेसर सूरज बहादुर थापा लखनऊ विश्वविद्यालय में भाषा साहित्य शिक्षण के प्रख्यात अध्यापक हैं। भाषा साहित्य शिक्षण में उनकी गहरी रुचि है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति नए की जन्म कुंडली 1 पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर के.पी. सिंह। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इसके पहले कि हम इस पाठ पर चर्चा करें, मैं चाहूँगा कि आप मुक्तिबोध जी का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत करें ताकि पाठ को समझने में सहूलियत हो। मुक्तिबोध का जन्म शिवपुर ग्वालियर में हुआ था 1917 में। मुक्तिबोध की शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई थी। 1953 में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और 1958 में दिग्विजय सिंह महाविद्यालय राजनांद गांव में वे प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। मुक्तिबोध ने महत्वपूर्ण काम किए और कई संस्थाओं में उन्होंने संपादन का भी काम किया, आलोचना का भी लेखन कार्य किया। मुक्तिबोध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा नया खून नामक पत्रिका में भी संपादकीय के रूप में काम करते रहे। मुक्तिबोध ने नया खून जो पत्रिका निकल रही थी उसमें जब संपादकीय के रूप में काम कर रहे थे तो उसका एक कॉलम हुआ करता था, एक साहित्यिक की डायरी, और उस साहित्यिक की डायरी कॉलम में वो टिप्पणियाँ लिखा करते थे और वे टिप्पणियाँ गैर साहित्यिक और साहित्यिक भी थीं और कुछ सामाजिक विषयों को लेकर के भी लिखी जाती थीं। बाद में 1957, 58 और 60 में मुक्तिबोध ने वसुधा में कुछ लेख लिखे और ये कुल 13 लेख थे। उन्होंने इन लेखों को इकट्ठा करके श्रीकांत वर्मा जी को दिया और श्रीकांत वर्मा से उनको प्रकाशित करने के लिए निवेदन किया। श्रीकांत वर्मा ने 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से इनको पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करवाया और इसका नाम रखा एक साहित्यिक की डायरी। और ये लेख नए की जन्म कुंडली उसी पुस्तक से लिया गया है। यह 2 लेख हैं, नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2 जी। और महत्वपूर्ण ये है कि इस लेख में उन्होंने नए बदलते समाज और परिवर्तित होते समाज की बातचीत की है। इसके अतिरिक्त उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें समीक्षा की समस्याएं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूल, विपात उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 1980 में नेमीचंद जैन ने मुक्तिबोध की रचनावली प्रकाशित की और उसमें उनके सभी लेख करीब करीब संकलित होकर के आ गए। यह 6 खंडों में है। तो मुक्तिबोध का संपूर्ण कार्य यही रहा है। और 1943 में महत्वपूर्ण रूप से हम कहें तो 1943 में अज्ञे ने जब ताल सप्तक निकाला तो उसमें एक कवि के रूप में मुक्तिबोध की कविताओं को भी संकलित किया। तो यह मुक्तिबोध के लिए साहित्यिक यात्रा थी, एक साहित्यिक यात्रा थी। और ये एक बड़ी बात थी कि मुक्तिबोध जैसे कवि को अज्ञे नई कविता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुक्तिबोध उससे बिल्कुल अलग विचारों की कवि थी। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया एक इशारा किया कि नए समाज के निर्माण की एक चेतना उनमें थी और इस निबंध का शीर्षक भी है नए की जन्म कुंडली। तो हमारे यहाँ जन्म कुंडली तो नवजात शिशु की होती है,
तो यहाँ नया कौन है और उसकी जन्म कुंडली कैसे बना रहे हैं मुक्तिबोध? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मुक्तिबोध ने जिस तरह से इस निबंध में इस समस्या को या इस बात को उठाया है वह विचारणीय है। बात बिल्कुल सही है कि कुंडली तो नए बच्चे की बनाई जाती है और उस कुंडली में उसके भविष्य की विभिन्न स्थितियों का अवलोकन या अंकन किया जाता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि भविष्य में वह बच्चा किस तरह का होगा। यहाँ नए की जन्म कुंडली दो तरह की है। एक तरफ नया मनुष्य और दूसरी तरफ नया समाज। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 1947 के बाद जब देश में परिवर्तन हो रहा था और लोग गांव से कस्बों में और कस्बा धीरे धीरे नगरों में बदलता चला जा रहा था, उस समय मनुष्य का प्रारूप भी बदल रहा था और एक मध्यवर्गीय सामाजिक स्थितियों का निर्माण भी हो रहा था। तो ऐसे में मनुष्य दो तरह का निर्मित हो रहा था, एक नया मनुष्य और एक नया समाज। तो यह जो जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं मुक्तिबोध, यह नए मनुष्य और नए समाज, कैसा नया समाज हो और कैसा नया मनुष्य हो, उस संदर्भ को रखते हुए सामने वे नए जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर विश्लेषण किया डॉक्टर साहब आपने। इसमें एक वाक्य है कि पुराना तो बीत गया है, नया आया है, पुराना अब लौट कर आएगा नहीं जी। पुराने का स्थान नए ने नहीं लिया है। जी। तो मुक्तिबोध क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार उन्होंने दिया है यहाँ पर कि पुराना जो है वो तो लौट के आएगा नहीं और नया पुराने का स्थान ले नहीं रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि पुराना जो बीत गया है वह क्या प्रासंगिक था या उसकी आवश्यकता है, और जो नया आ रहा है जिसकी आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के आ रहा है, उसको मनुष्य अपनाए रहना भी चाहता है और पुराने को छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो एक तरह से हम इस बात को यूं भी दिखा सकते हैं कि मुक्तिबोध का अंतर्द्वंद भी यहाँ दिखाई दे रहा है। समाज का भी अंतर्द्वंद है, समाज का भी अंतर्द्वंद और मुक्तिबोध का अंतर्द्वंद जो है वो दो तरह से है। एक तरफ वो मित्र है और एक तरफ स्वयं मुक्तिबोध हैं। मित्र स्वयं मुक्तिबोध ही हैं। वह मुक्तिबोध जो पुरातन पंथी परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं, और मुक्तिबोध स्वयं अपने आप में उस नए बदलते समाज के लिए संघर्ष करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है। तो यहाँ पर पुराने का जो मोह है उसको त्यागना आवश्यक वो दिखा रहे हैं और नए को स्थानापन्न करना है, नए को लाना है पुराने की जगह पर और नए को स्थापित करना है, नए दृष्टिकोण के साथ स्थापित करना है जहां एक व्यवस्थित समाज हो। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि ऐसा मुक्तिबोध ने इस निबंध में संकेत किया है कि हर अन्याय की और हर तरह की समस्या की चुनौती का सामना पहले घर में किया जाता है, फिर उसे बाहर किया जाता है। तो थोड़ा उस प्रक्रिया को और समझाते हुए इसको स्पष्ट करिए। मुक्तिबोध, पहली बात कि मुक्तिबोध जब कह रहे हैं कि पुराना जो है उससे मोह भंग नहीं हो रहा है, पुराने को मनुष्य अपनाए रहना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात है कि घर की स्थितियां और घर से जुड़ा हुआ जो परंपराओं का या रीति रिवाजों का एक प्रारूप है वह कैसे ना टूटे। मुक्तिबोध ने अंत में कहा है कि हमें धर्म के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुक्तिबोध धर्म और विज्ञान दोनों को समानांतर रूप से लेकर के चलने की कोशिश इस निबंध में कर रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली इसी रूप में बन रही है कि एक तरफ धर्म जो है वह अगर अप्रासंगिक हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए और विज्ञान जो नए रूप में आ रहा है, नई स्थितियों को ला रहा है, नए समाज के निर्माण में अपनी एक भूमिका निभा रहा है, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो यह स्थिति घर से शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले घर में हमारी वो परंपराएं जो बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुकी हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी तरह से सामाजिक विकास में बाधक हैं, उन परंपराओं को हमें छोड़ देना चाहिए और उस जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, घर में पुराने का मुंह त्यागना है और नए के प्रति एक रुझान दिखाना है, यह बात तो उन्होंने कही बिल्कुल, लेकिन एक इशारा यह भी किया कि ये व्यापक तौर पर समाज में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारी जो राजनीति है उसके पास समाज सुधार का कोई एजेंडा नहीं है, विषय नहीं है। तो इसको व्यापक स्तर पर कैसे समझा जाए डॉक्टर साहब? देखिए, ये चिंता मुक्तिबोध की जाहिर है।
आज हम राजनीति को जिस रूप में देख रहे हैं, राजनीति एक प्रोफेशन बन गया है। बिल्कुल। मुक्तिबोध उस समय भी राजनीति को इसी दृष्टिकोण से देख रहे थे, और हम कहें तो मुक्तिबोध एक तरह से प्रासंगिक भी हैं। आज के राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए उनके विचार भी प्रासंगिक होते नजर आ रहे हैं। राजनीति अगर प्रोफेशन बन जाएगी तो समाज सुधार का कार्य कैसे होगा, यह मुक्तिबोध ने चिंता जाहिर की है इसमें। इसलिए उन्होंने कहा है कि राजनीति का प्रारूप यदि समाज के सापेक्ष है तो राजनीति स्वीकार्य है, अन्यथा वह राजनीति निरर्थक है। अच्छा सर, इसमें ये दिखाई देता है कि वो सौंदर्य की अचानक बात करते हैं जी। तो और ये कहते हैं सौंदर्य की बात करते हुए कि सौंदर्य में अगर कोई रहस्य नहीं है जी तो ये एक चोखटा मात्र है। जी जी। तो इसमें वो एक व्यंग भी कर रहे हैं और नए के प्रति एक दिशा भी दे रहे हैं कि उधर खुलना चाहिए। जरा इसको स्पष्ट आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये मुक्तिबोध ने बड़ा अच्छा कहा है कि सौंदर्य में अगर रहस्य नहीं है तो वह सौंदर्य चौखटे की तरह है। चौखटा मतलब फ्रेम, जी, जो फ्रेम है उसकी तरह है। और सौंदर्य क्या है, इस एक वाक्य से उन्होंने सौंदर्य की संपूर्ण परिभाषा कर दी है। मतलब आंतरिक मन स्थिति में यदि आपके दया, प्रेम, सहानुभूति, सौहार्द नहीं है तो वह सौंदर्य नहीं है। और बाहर का आवरण वह तो दिखावटी है, वह बाहर का आवरण एक तरह से बनावटी है, और यूं कहें कि यांत्रिक है। तो वह यांत्रिक स्थिति सौंदर्य का रूप कभी नहीं हो सकती, सौंदर्य का प्रारूप निर्मित नहीं कर सकती है। सौंदर्य वह है जो आंतरिक मन स्थिति से मनुष्य सामने दिखाने की कोशिश करता है। और उसी सौंदर्य में वो महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि सौंदर्य मनुष्य के आंतरिक स्थितियों का अवलोकन या विचारों का अवलोकन है, और वह विचार जब सापेक्ष सामने आते हैं तो सौंदर्य के रूप में परिलक्षित होते हैं। बहुत बढ़िया। और उसमें रहस्य ये है कि रहस्यात्मकता यानी नए का अन्वेषण भी होता चले, उसका और वो आंतरिक रूप से हो। उसका चिंतन एक रहस्य है जी। वह चिंतन जब तक उस बाहर नहीं निकलता है तब तक तो वह रहस्य बना हुआ है। जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वह सौंदर्य का रूप ले लेता है। तो डॉक्टर साहब, ये इस निबंध में ऐसा क्यों कहते हैं कि जो इतना परिवर्तनकामी इच्छा रखता है, समाज को नया बनाना चाहता है, वह पात्र अचानक ऐसा क्यों बोल उठता है कि मेरी जिंदगी एक भूल का है, नक्शा है? जी जी। ये भूल का नक्शा सांसारिक दृष्टि से है या सामाजिक परिवर्तन की इच्छा रखने वाली बहुत आदर्श दृष्टि से है? इसको जरा स्पष्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा। देखिए, मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है, और मुक्तिबोध, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि उनका आत्मसंघर्ष, दो पात्र हैं ना, एक मित्र है और एक वो स्वयं है। तो जहाँ आत्मसंघर्ष की स्थिति आती है वहाँ यह विचार भी मन में आने लगता है कि मैं कहीं सामाजिक स्थितियों का अवलोकन करते हुए या समाज के संदर्भ में सोचते सोचते पीछे तो नहीं छूटता चला जा रहा हूँ, और अन्य लोग जो व्यक्तिगत विचारों को लेकर के चल रहे हैं कहीं वे आगे तो नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको यह लगता है कि कहीं मैं भूल का नक्शा तो नहीं हो गया हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ पे वो नक्शे का जिक्र करते हैं, इसका मतलब वह विद्यमान रहने वाली स्थितियों में मौजूद हैं, वो भूले हुए व्यक्ति नहीं हैं। तो मौजूद अपने को रखते हुए, अपनी प्रासंगिकता को बनाते हुए वे कह रहे हैं कि मैं कहीं भूल का नक्शा तो नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए उन्होंने भूल गलती जैसी कविता भी लिखी थी। हाँ। और भूल का मतलब यहाँ गलती से है जी जी। कि सांसारिक लोग जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन के काम को एक गलती ही देखते हैं, जी, जी, गलती जी, के रूप में देखते जी, हैं, जी। भूल के रूप में देखते हैं। मतलब मुक्तिबोध बहुत ही समाज को अपनी पारखी निगाहों से उसके अंदर घुस करके देख करके और समझते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो नया समाज गठित होगा तो उसके लिए समाज को एक संदेश मिलना चाहिए। तो मुक्तिबोध इस पूरे अपने पाठ में कैसा संदेश देना चाह रहे हैं, समाज को क्या बताना चाह रहे हैं, इसको जरा साफ करें। मुक्तिबोध विचारों से सामाजिक थे और उनका पूरा लेखन समाज को समर्पित रहा है। और उन्होंने एक जगह कहा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज के प्रति समर्पित भावनाओं के कारण मुझे लोग उपेक्षित कर दें। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि इसके बावजूद वो एक ऐसे समाज के प्रति
अपना दृष्टिकोण रखते हैं जहाँ पे सभी को समान रूप से एक दृष्टि से देखने की कोशिश की जाए, और ऐसा समाज जो विकास की संभावनाओं को लेकर के चल रहा हो, जहाँ एक अच्छे या स्वस्थ मनुष्य का निर्माण हो रहा हो, जहाँ मनुष्य ऐसे निर्मित हो रहे हों जो कि एक समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहे हों, और यह समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के बन रहा हो। तो इस तरह के समाज को निर्मित करने की अवधारणा के रूप में नए की जन्म कुंडली या निबंध बड़ा महत्वपूर्ण है, और हमें इसी दृष्टिकोण से इस निबंध को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मुक्तिबोध शुरू से अंत तक सामाजिक स्थितियों पर बारीकी से चर्चा करते हुए इस निबंध को आखिर तक ले आते हैं। डॉक्टर साहब, मुक्तिबोध नया जोड़ना चाहते हैं जी जी, लेकिन वो यह भी देख रहे हैं जी। कि हमारे समाज में एक बड़ी घटना हो रही है संयुक्त परिवार के विघटन का। जी जी, तो इस नए की संधान में जी संयुक्त परिवार के विघटन की बात का क्या भूमिका उसकी होगी? थोड़ा इसको स्पष्ट देखिए, ये करें। उनका सोचना मुक्तिबोध का बड़ा महत्वपूर्ण था। संयुक्त परिवार का विघटन आधुनिक स्थितियों में एक बहुत बड़ी विडंबना थी, और एकल परिवारों का बनना। संयुक्त परिवार का टूटने का मतलब है कि सामाजिक स्थितियों में कहीं न कहीं बिखराव आ रहा है। यह उनकी चिंता जायज़ थी, और उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी घटना है संयुक्त परिवारों का टूटना। तो संयुक्त परिवार सामाजिक स्थितियों को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, और एकल परिवार में मनुष्य व्यक्तिवादी होता चला जा रहा था। तो जो व्यक्तिवाद वाली अवधारणा थी, जहाँ पे मनुष्य अकेला पड़ रहा था और वहीं पे बिखराव की स्थिति भी बन रही थी, यह चिंता उनके मन में थी, और इसी को लेकर के वे संयुक्त परिवार के विघटन पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, वो परंपरा को नया करना चाहते हैं मुक्तिबोध जी। संयुक्त परिवार का परंपरा से एक जुड़ाव है। जी जी, तो एक तरह से उस परंपरा के जो धनात्मक पक्ष हैं उसके प्रति उनमें एक भाव दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ वो उस जो मित्र भाव वाला पात्र, जो द्वंद्व की स्थिति में आप बता रहे हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि जो दूसरा पात्र है वो भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम है। तो क्या ये एक तरह का मुक्तिबोध में अंतर्विरोध है, या वो कुछ और बताना चाह रहे हैं? देखिए, जो मित्र है वह प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पुरातनपंथी परंपराओं का। बिल्कुल सही। और उस पुरातनपंथी परंपराओं में रहते हुए भी वह समाज से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व, या यूँ कहें कि अपने व्यक्तिगत विकास की दृष्टियों को देखने की कोशिश कर रहा है। मुक्तिबोध यहीं पर उससे विवाद करते हैं कि नहीं, जहाँ पर तुम अकेले पड़ जाओगे वहाँ सामाजिक स्थितियाँ तुम्हें उपेक्षित कर देंगी, और जहाँ सामाजिक स्थितियाँ उपेक्षित करेंगी वहाँ पर तुम बिखरते चले जाओगे, तुम अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर पाओगे जिस दृष्टिकोण से तुम सोच रहे हो। इसलिए सामाजिक विकास की स्थितियों में ही तुम्हारा अपना विकास मौजूद है। बहुत सुंदर। इसलिए संयुक्त परिवारों का बने रहना आवश्यक है। जी। और परंपरा का विचित्र परिणाम? परंपराएं बिखरती हैं, परंपराएं टूटती हैं, परंपराएं बदलती हैं। मुक्तिबोध यही बात शुरू से अंत तक कह रहे हैं कि इन परंपराओं को बदलते रहना चाहिए, और यह बदलाव आवश्यक है। यानी विचित्रता वो नए के अर्थ, नए के अर्थ, नए के संधान के, नए के संदर्भ में ले रहे हैं, जो पुरातन पंथियों को विचित्र लग रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हम लोगों ने ये देखी है कि मुक्तिबोध की भाषा साधारणतया बहुत कठिन होती है, ध्रुव होती है, गूढ़ होती है, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही जैसे कोई कथा कहानी लिख रहे हो, उस प्रवाह के साथ उन्होंने लिखा है। तो उनके उस भाषाई और अभिव्यक्ति पक्ष को जरा आप स्पष्ट करें। देखिए, मुक्तिबोध मूलतः दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, दार्शनिक ही थे एक तरह से, और यह निबंध हम शुरू से अंत तक पढ़ें तो निबंध काव्यात्मक है। आप उसको देखिए, प्रत्येक वाक्य एक कविता की पंक्ति की तरह दिखते हैं, और परस्पर बातचीत करते हुए भी लगता है कि वे वार्तालाप भी कविताओं में ही हैं। संवाद जो है वह भी कविताओं में ही है। तो भाषा के स्तर पर मुक्तिबोध अन्य जगहों पर जहाँ दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं वहाँ जटिल जरूर हो जाते हैं, लेकिन इस निबंध में वो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, और इतने ढंग से अपनी बात कह गए हैं कि वह ग्राह्य हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना सुंदर पाठ का विश्लेषण किया। मुक्तिबोध की दुरूहता को इतनी सरलता स्पष्टता के साथ आपने रखा कि पाठ बिल्कुल साफ हो जाता है। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,
अभी आपने गजानन माधव मुक्तिबोध और उनका निबंध नए के जन्म कुंडली 1 पर यह चर्चा देखी और सुनी। चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं थीं, जिनका स्वतः ही समाधान हो गया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो अपने साथी मित्रों से चर्चा करें, अपने गुरुजनों से संवाद स्थापित करें। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य लेखक और उनकी रचना के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।